हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा है डेली एमसीक्यू का डे 6। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम साइंस के दो टॉपिक आप लोगों के आराम से कवर हो जाएंगे दो क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो आज का टॉपिक शायद अभी तक के सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको नई सीखने मिलेगी और साइंस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जब तक हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 2020 में पूछा हुआ था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम सेल का बेसिक्स जानते हैं कि सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से आपकी कोशिका, एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो प्रो प्रो ये दिख रहा है आपको, प्रो प्रो का मतलब होता है आपका क्या, ये होता है आपका प्राइमेटिव, मतलब आपका प्राचीन होता है और पुराना, जो सबसे पुराना हो गया होगा। ठीक है, और कैरियोटिक, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना। तो ये अविकसित होते हैं, इमेच्योर होते हैं, है ना, जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है हमको यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब न्यू, और न्यू कैरियोटिक मतलब होगा आपके क्या, न्यूक्लियर, जो मैच्योर होते हैं, है ना, जिसमें जो जो सेल्स हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, है ना। मतलब बहुत अच्छे से डिफाइंड हो, इसमें केंद्रक वगैरह बहुत अच्छे से डिफाइंड होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं ये। ठीक है, देखो ये हो गए आपके। जैसे कि अब बात करते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है। अब देखते हैं कि जो न्यू कैरियोटिक है हमारा, सॉरी प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई आपकी, जैसे कि यहाँ पे ये न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियर हो गया, और उसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली, ये हो गई आपकी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, क्षतिग्रस्त होती है ना। लेकिन यहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सॉरी, हम बात करते हैं जब यूकैरियोटिक, तो इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे कि देखो ये होती कैसे, सबसे पहले तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब किस टाइप की होती है और होती क्या है। जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गई, है ना, मतलब साइनो बैक्टीरिया वगैरह जो हो गया आपका, ये सारे कहलाते हैं आपके क्या, प्रोकैरियोटिक, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। जब इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो ये हो गए आपके कौन कौन से, प्लांट सेल्स हो गए, फंजाई हो गया, एनिमल सेल्स हो गए, है ना, एल्गीज हो गई, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके यूकैरियोटिक, जिसमें अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति, ये उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अपन बात करते हैं कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो डीएनए वगैरह हो गया, जिससे अपन प्रजनन वगैरह आगे होता है, तो इसमें जो उपस्थित होता है वो होता है केवल न्यूक्लियोइड होते हैं ना, है ना, न्यूक्लियोइड मतलब जो कि असुरक्षित होते हैं, मतलब अनप्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे कि देखो बता रहा हूँ ये, है ना, जो न्यूक्लियोइड होते हैं बिल्कुल सेल्यूलर वाले होते हैं ना, सर्कुलर वाले फॉर्म में, देखो ये। लेकिन यहाँ मतलब सिंगल हेलिक्स होते हैं, ये सारे हो गए आपके सिंगल हेलिक्स। लेकिन जब अपन यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से तरीके से वेल डिफाइंड होते हैं ये लोग, है ना, मतलब डबल हेलिक्स होते हैं आपके, ये इस टाइप के डबल हेलिक्स डीएनए ना, पूरी तरीके से इसमें बन जाते हैं, है ना। देखो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि डबल हेलिक्स होते हैं, है ना, जो न्यूक्लियर होगा इसका, और ये कौन कौन सा हो गया आपका, सिंगल हेलिक हो गया, मतलब सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए के इस पार्ट में आपका बना होता है ना। ये क्या काम करता है, डीएनए के पैकेजिंग के काम करता है ना, पैकेजिंग का काम करता है। तो इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, वो एब्सेंट होता है, क्यों, सेल्यूलर प्रोटीन में हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन डबल हेलिक्स है, इसमें हमको हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मतलब जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके बीच में जो रहता है ना आपका, है ना, लिक्विड भरा रहता है, जैसे समझो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका सेल वॉल, है ना, सेल वॉल कोशिका भित्ति, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल बना होता है वो किस किस का बना होता है ना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से देना, देखना। सेल वॉल इसमें क्या किसका बना होता है आपका, सेल वॉल ये पेप्टोग्लाइकॉन का बना होता है ना, अमीनो एसिड होता है इसमें, और म्यूरेमिक एसिड होता है। लेकिन इसमें इसमें बात करते हैं सेल वॉल किसमें, अपन जैसे कि हमने देखे ना अभी कौन कौन से एग्जांपल देखे इसमें, प्लांट सेल्स भी देखे, फंजाई देखे, एनिमल सेल्स देखे। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें किस टाइप के होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि प्लांट सेल में कैसे होता है सेल वॉल, इस ये होता है आपका किसकी बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है ना। तो प्लांट सेल में किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का।
ठीक है, फंजाई में किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे, फंजाई के बारे में जो पढ़े थे, किसके बना होता है? काइटिन, है ना, सेल वॉल, फंजाई। हाँ, एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में किस किस का बना होता है? सेल्यूलोज होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मिनरल्स होता है और कैल्कोटिन्स होता है। ठीक है, इसके अपन बात करते हैं एनिमल सेल्स, है ना। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता, मतलब उसमें एब्सेंट होता है। क्या बोला मैंने? जैसे कि हम लोगों ने देखे प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है क्या? सेल वॉल आपका, कोशिका भित्ति। ठीक है, और एनिमल सेल्स में क्या होता है? इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, हमने क्या देखे, सेल वॉल आपका दोनों में होता है। किस किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में किस फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में देख लिए थे। और इसमें किस में होता है? प्लांट हो गया, अलग होता है, प्लांट में होता है ना। लेकिन एनिमल में नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या उपस्थित होता है। जैसे कि देखो, प्लांट सेल में आपको हो गया राइबोसोम, हो गया आपका न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस देखे थे हम लोगों ने, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्मा हो गया, गोल्जी का हो गया, सेल वॉल हो गया। देखो, सेल वॉल उपस्थित हुआ इसमें, प्लांट सेल में। लेकिन देखो एनिमल में कहीं आपको सेल वॉल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, याद रखना, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है। लेकिन सेल वॉल इसमें केवल प्लांट सेल में होता है, ना कि एनिमल सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूल। ये जो वैक्यूल्स होंगे ना, देखो, वैक्यूल्स होते हैं दोनों में उपस्थित। किसमें? प्लांट सेल में भी देखो वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। और वैक्यूल किसमें दिखाई दे रहे हैं? रक्तिकाएं, रिक्तिकाएं कहते हैं, है ना। एनिमल सेल में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिफरेंस आप खुद से देखिए, वैक्यूल्स में आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है केवल कम है, संख्या में कम है, लेकिन बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखो, इसका साइज देखो, आकार देखो, स्मॉल साइज, छोटा सा दिख रहा है आपको। किसमें? एनिमल सेल में। तो इसमें वैक्यूल का जो साइज है बिल्कुल छोटा है, इसका आकार कितना है? छोटा है। लेकिन वैक्यूल्स, अपन जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसका आकार बड़ा है, ठीक है, लेकिन कम है। क्लियर? इसके अपन बात करते हैं वैक्यूल काम क्या करता है। वैक्यूल का जो कार्य है वो कोशिका को, सेल को जल संतुलन का काम करता है ना, वाटर को बैलेंस करने का काम करता है। और इसका जो वैक्यूल का ये जो आवरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को बाहर का, ये बाहर का, ये बना होता है इसको किसका? टोनोप्लास्ट का, टोनोप्लास्ट का बना होता है। ठीक है, क्या बोले दो चीज हम लोगों ने? प्लांट सेल, वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल का वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। उसी प्रकार हमने बात की वैक्यूल जो छोटे छोटे, देखो यहाँ भी वैक्यूल मिल गया आपको, ये भी हो गया वैक्यूल। तो वैक्यूल तो ज्यादा होते हैं इसमें, किसमें? एनिमल सेल में। लेकिन उनका जो आकार होता है वो कितना होता है? छोटा होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। यदि अपन क्वेश्चन देखा जाए तो यहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा और बेसिक्स जान लेते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि देखो क्या क्या चीज कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है, न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसके अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ दो टाइप का होता है, तो दोनों में उपस्थित होता है। राइबोसोम्स दोनों में उपस्थित होते हैं, वैक्यूल दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्लांट का जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और वैक्यूल छोटा किसका होता है? आपका एनिमल सेल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होते हैं, गोल्जी गाय दोनों में होते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है। तभी तो हमने देखे ना, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो क्लोरोफिल बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, मतलब खुद अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो पेड़ अपना स्वयं भोजन बनाते हैं ना, सनलाइट की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किस में उपस्थित होता है? प्लांट में। सेल वॉल में, एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता। यदि एनिमल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो, क्यों? किसी दूसरे पे डिपेंड होते। क्लियर? सेल वॉल हमने देख लिया, सेल वॉल किस में उपस्थित होता है, किस में नहीं। उसके बाद प्लाज्मो, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, प्लाज्मो किस में होता है? प्लांट में होता है, ठीक है, ना कि किस में? सेल में। ठीक है, अब सेल में क्या होता है? लाइजोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, है ना, और सेंट्रोरोल्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिख दिया हूँ कि यूनिक किस किस में। प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है और प्लाज्मोडिमेटा, है ना। इसके बाद लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, ठीक है, एनिमल सेल में। ठीक है, अब देखते हैं, है ना, देखो इसके पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, है ना, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि इसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था यूपीएससी ने 2020 में, कि प्लांट सेल हैव अ सेल्यूलोज सेल वॉल, है ना, एनिमल सेल डू नॉट। मतलब क्या बोल रहा है? पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिकाएं भित्ति होती है ना, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स में, है ना, प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि, है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल्यूलोज नहीं होती। हाँ सही बात है, हमने पढ़े ना भी कि प्लांट सेल में आपका सेल्यूलोज होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल्यूलोज नहीं होता आपका। क्लियर? पादप कोशिकाओं में, मतलब प्लांट सेल्स में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं मतलब एनिमल कोशिकाओं में वे होती है। अब बताइए, हम लोगों ने किस में पढ़े अभी?
किसमें पढ़े, ये देखो प्लांट सेल में, ना कि किसमें, एनिमल में। क्या बोल रहा है, ऑप्शन घुमा के दे दिया यूपीएससी ने। क्या बोल रहा है, प्लांट सेल में प्लाज्मो झिल्ली नहीं होती, प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत मतलब प्लांट सॉरी एनिमल सेल्स में कोशिका झिल्ली होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब यही कोई ऑप्शन हमारा गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक और तीन। क्लियर। देखो कोशिका में हमने पढ़े, इसके बाद में मतलब प्लांट सेल्स पढ़े, प्लांट सेल में हमने देखा सेल्यूलोज होता है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, ये ऑप्शन सही था हमारा। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली किसमें बोल रहा है, ये किसमें होती है, प्लांट सेल में नहीं, प्लांट सेल में झिल्ली में नहीं होती, जबकि हमने पढ़ेंगे प्लाज्मा किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और हमारा आंसर क्या जाएगा, एक और तीन। तो हम थर्ड ऑप्शन वैसे ही पढ़ लेते हैं कि पर परिपक्व पादप कोशिकाओं में, मतलब प्लांट सेल्स में, है ना, एक वृहत राजधानी, राजधानी मतलब क्या हो गया, वैक्यूल, देखो वैक्यूल, वैक्यूल होती है ना, परिपक्व मैच्योर। जबकि प्राणी प्लांट सेल में अनेक छोटी छोटी, हाँ पढ़े हम लोगों ने, क्या पढ़े हम लोगों ने, हमने ये पढ़े ना वैक्यूल में। वैक्यूल हमने क्या पढ़े कि आपका जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं, है ना, साइज में बड़े होते हैं, लेकिन केवल इनकी जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी, सॉरी, इनकी जो संख्या हो गई वो हो गई कम, लेकिन ये जो इनका आकार हो गया वो हो गया आपका ज्यादा। क्लियर। और हमने एनिमल सेल में क्या देखे थे, इनकी जो वैक्यूल्स हो गए वो छोटे छोटे, राजधानी इनकी छोटी छोटी होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है, इनकी क्या हो जाएगी संख्या ज्यादा, और आपके साइज में क्या हो जाएगा, छोटा। क्लियर। यही यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था। मेच्योर प्लांट सेल हैज डू नॉट, सॉरी, सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, है ना, एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्लियर। आगे समझ। तो चलो इसके अंदर का देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है ऐसा, कि जब वहां तक पहुंच गया तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक है। तो अब देखते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स हो गए इनके, है ना, कि क्या क्या होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, इनके कार्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसके कार्य देखते हैं, किसके, ईआर के, है ना, मैं इसको शॉर्ट में ईआर बोलूंगा तो समझ जाना आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं सर। तो हम देखते हैं कोशिका द्रव में थैलीनुमा संरचना होती है, इनकी छोटी छोटी कणिकाएं उपस्थित होती है ना, ये राइबोसोम के फॉर्म में होते हैं, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, कैसे, एक तो होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। स्मूथ मतलब कि इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्लियर। स्मूथ वाले में राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम एब्सेंट किस में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, और ये क्या करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड का फॉर्मेशन। क्लियर। कौन, स्मूथ। और रफ की बात करता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसमें, क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट। अब जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन। क्लियर जी। तो लिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन का कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब जहां यहाँ से ईआर से यदि क्वेश्चन आ गया तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अपन देख लेते हैं गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी है आपकी, वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में होती है, देख ली हम लोगों ने, और एनिमल में देखे हम लोगों ने लाइसोसोम फॉर्म में होती है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो सेल वॉल के फॉर्म में होती है, और जो एनिमल सेल में होती है वो होती है लाइसोसोम के फॉर्म में। ठीक है। अब ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन और लिपिड को संवहन करता है ना, संवहन करता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर का काम, संवहन का काम करता है ना जी, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर। किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। क्या करता है ट्रांसपोर्ट में, सेल वॉल को फॉर्मेशन करता है प्लांट सेल में, और एनिमल में क्या करता है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, इसे देखते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है, बैक्टीरिया और जो डेड सेल्स को नष्ट करना हो गया, है ना, नष्ट करना। जो बैक्टीरिया हो गए आपके, डेड सेल्स हो गए, इसको नष्ट करना किसका काम हो गया, ये लाइसोसोम का। ठीक है। कई बार ये डेड सेल को नष्ट करने के लिए खुद को ही नष्ट हो जाती है। देखो जैसे कि मान लो ये डेड सेल हो गया और ये हो गया लाइसोसोम, इसको खत्म करें इन लोगों ने। ठीक है। अब कई बार ये होगा कि ये इन पे हमला कर देंगे तो इनको बचाने के चक्कर में खुद को नष्ट कर लेगा ये। ठीक है। इसलिए इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसे, लाइसोसोम को। तो यदि ऑप्शन में जाए, जैसे वनडे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। ठीक है। ये होता है ओनली प्लांट सेल्स में, याद रखना, पादप कोशिकाओं में कौन होता है, प्लास्टिड, है ना। ये तीन प्रकार का होता है, कैसे, कौन कौन से, एक तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट।
अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें आप लोगों को पता है सब बढ़ इतने 2 दिन से लेक्चर में मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दिया हूँ आप लोगों को ना। इसके पहले भी जब मैंने डिटेल में बताया था क्लोरोप्लास्ट एल्गी में उपस्थित होता है, सॉरी फंजाई में, तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया था, है ना। अच्छा आप मुझे बताना एल्गी में उपस्थित होता है या फिर फंजाई में, कमेंट करके जरूर बताना ना, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, जब क्लोरोफिल उपस्थित हो गया तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, ठीक है। इसे किचन ऑफ द प्लेनेट भी, प्लांट भी कहा जाता है ना। भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, प्लास्टिड में, है ना। इसके पर हम बात देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है। तो प्लांट्स के उन भागों के सेल्स में पाया जाता है जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जैसे कि मान लो ये आपको कोई प्लांट्स हो गया, ठीक है, ये उनकी जड़ें हो गई, ये हो गई उनकी जड़ें धरातल के नीचे, है ना। ये हो गया आपका सन की रेज। इस क्या सन की रेज उसके जड़ तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है, केवल अपर बॉडी तक पहुंच रही है पेड़ के। तो इस ये जहां जहां ये नहीं पहुंच पाती सन की लाइट, जो मतलब जड़ वगैरह हो गया, तो ये वहां पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जैसे जड़ हो गया और तना। जड़ और तना में क्या पाया जाएगा? आपका ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं रंगीन, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज, इस टाइप के। जैसे कि आपने फ्रूट्स का कलर देखा ना, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके जो कलर होते हैं, टमाटर हो गए, गाजर हो गए, इनके जो कलर हो गए, वो क्या डिसाइड करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि टमाटर, टमाटर का लाल रंग आपका किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। और गाजर का नारंगी रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। क्लियर, है ना। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्या है? आपके प्लास्टिड है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। जब अपन बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, पता ही है आप लोगों को, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं इसे, है ना। राइबोसोम बता दिया मैंने आप लोगों को, प्रोटीन का काम करते हैं। लाइसोसोम बता भी दिया, डाइजेशन का काम करते हैं आपके, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या सेल ऑर्गेनेल्स जो कोशिकांग की बात करते हैं, क्या ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में? जी हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यदि मैं बोलूं माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइक्रोकॉन्ड्रिया की, तो ये प्लांट सेल्स में, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होगा या अनुपस्थित? अनुपस्थित होगा, अब्सेंट होगा। लेकिन यही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो आप खुद से सोचो, हम जब एनर्जी का काम करते हैं, पावर हाउस ऊर्जा का काम कर रहा है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा किसे मिल पा रही है? यूकैरियोटिक्स को मिल पा रही है। तो आप मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक को ऊर्जा कैसे मिलती होगी जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित ही नहीं है? तो सोचने वाली बात है ना। मैंने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है आपका किस में? यूकैरियोटिक में, है ना, प्रेजेंट होता है ना। लेकिन एब्सेंट किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक को ऊर्जा कैसे मिल रही है? ऊर्जा यूकैरियोटिक को कैसे मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो आप खुद से सोचो प्रोकैरियोटिक में से ऊर्जा कैसे मिल रही है, ठीक है। और मुझे जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा ये वाला पोर्शन। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइम में पूछ ले कि यार गोल्जी बॉडी का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक के बारे में क्वेश्चन पूछे बाद में यूपीएससी, तो वो सारी चीज आपको बन जाएंगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, और मैंने जिस तरीके से समझाया तो शायद आप लोगों को समझ आ भी गया होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो 2020 में क्वेश्चन आया सेल्स के ऊपर, आया सेल्स के ऊपर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में। बी सेल्स और टी सेल्स, है ना, ह्यूमन बॉडी में जो काम करते हैं माने इम्यून सिस्टम का, उसको बचाने के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो कितना जरूरी है, हर एक एक साल, दो साल में आपको सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए डीप में इसको प्रिपेयर करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखने वाला लेक्चर, बहुत काम आने वाला है ये टॉपिक, आपको ध्यान से सुनना। मैं कुछ स्टोरी के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा इम्यूनिटी के बारे में, तो आपको वो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है? शरीर द्वारा रोग कारक जीव, मतलब पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होगा आपके? बैक्टीरिया, वायरसेस, ये आपके क्या हो गए? सब पैथोजेंस हो गए। इससे स्वयं की रक्षा को करना, इनकी स्वयं रक्षा करना क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है ना जी। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी हुई थी, है ना, सब लोगों के पास। तो वैसी पैथोजन से, अब इसको हम डिटेल में करते हैं कि इम्यूनिटी किस टाइप, कितने टाइप की होती है। दो टाइप की, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड होती है। इन्नेट होती है जो हमको जन्मजात होती है, जो बचपन से हमें मिलती है ना, हमारे शरीर में जन्म के समय ही मौजूद होती है। और एक्वायर्ड हम बाहर से लेते हैं, कैसे? वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कोविड, कोरोना वायरस हुआ किसी को, हमने वैक्सीनेशन लिए ना, है ना, किससे लड़ने के लिए? पैथोजन से लड़ने के लिए। पैथोजन, पैथोजन क्या होगा आपके? बैक्टीरिया और वायरस। इससे लड़ने के लिए हमने जो लिए वो क्या कहलाए आपके? एक्वायर्ड हुए, उसे हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें जन्मजात होती है और ये हमें एक्वायर्ड की जाती है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद मैं जो चीज बता रहा हूँ बहुत डीप वाली चीज है, मतलब बहुत
यदि जो अच्छे से समझेगा केवल उसी को समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और क्वेश्चन भी देखो कितने अंदर पूछा है उसने, इसलिए इसको ध्यान से समझना। चार बैरियर होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं। चार बैरियर होते हैं, कितने बैरियर होगा? चार। जब आपका सबसे पहले, जब कोई वायरस बैक्टीरिया आपके आएगा किसमें? फिजिकल फॉर्म में, मतलब आपके स्किन, स्किन से बचाएगा। उसके बाद जाएगा वो फिजियोलॉजिकल, मतलब जो, जैसे कि मान लो आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि हमारे अंदर बॉडी में कुछ चले जाता है ना, स्टमक में। जैसे मान लीजिए कोई हेयर्स हो गया, अपने हेयर हो गया, या फिर अपने कुछ खा लिए, वो अपने स्टमक में चले गया, तो स्टमक में होता है अपना एचसीएल। एचसीएल उसको क्या कर देगा? एसिड होता है, उसको जला वला के उसको खराब कर देगा और उसे हटा देगा, जिससे हमको इम्यून कर लेगा वो अपने आप को। तो वो हो जाएगी कौन सी प्रोसेस आपकी? फिजियोलॉजिकल, जो हमारे स्टमक में काम आएगी। अब आती है तीसरी, सेल्यूलर। सेल्यूलर होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी होता है ना? डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है ना। आप लोग, आपका होमवर्क है ब्लड को अच्छे से करना, जिसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसको अच्छे से, मैं आज डब्ल्यूसी पूरा बता रहा हूँ, आरबीसी आप अच्छे से कर लेना। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ना, उसके पहले हम देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी होता है ना, देखो चार चीज मैंने बताया, एक तो फिजिकल में होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, सेल्यूलर होता है, साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें सेल्यूलर, जिसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इसे क्या कहते हैं और, है ना? फेगोसाइटिक सेल, इम्यून सेल्स, सोल्जर सेल्स, बॉडी गार्ड सेल्स, फाइटर सेल। क्यों कहते हैं इसके पीछे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये होता है आपका बोन मैरो में। क्लियर? कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मंजर में। इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? ब्लड में ही। ब्लड में ही डेथ होती है उसको, वहीं फॉर्मेशन वहीं पे होता है इसका। ठीक है, लेकिन जबकि आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? लिवर और स्प्लीन में होती है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कब तक होता है? 2 से 4 दिन का होता है। इसका जो शेप होता है, याद रखना, इसका जो शेप है किसका? डब्ल्यूबीसी का, वो इरेगुलर होता है ना? इरेगुलर, कभी छोटा हो जाएगा, कभी ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं कैसे, ध्यान से सुनना इधर, है ना? और इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो फेगोसाइटिक का नेचर का होता है। फेगोसाइटिक नेचर होता क्या है वो ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि जैसे कि आपका ये पैथोजेंस होगा, पैथोजेंस मतलब आपका बैक्टीरिया होगा, है ना? देखो ध्यान से इधर देखना, ये हो गया आपका बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया हो गया आपका, और ये हो गया आपके कौन? ये हो गया फेगोफाइटिक सेल्स, है ना? फेगोफाइटिक सेल्स हो गए आपके। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये होगा आपके कौन से? फेगोसाइटिक सेल्स। अब फेगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है आपके, है ना? ये देखो, ये डब्ल्यूबीसी हो गए। ये डब्ल्यूबीसी का आपका क्या होगा? बीच में केंद्रक हो गया, इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है, याद रखना है ना, किसमें? डब्ल्यूबीसी में। अब ये हो गया आपके डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में जो फेगोसाइटिक होता है, जो फेगोसाइटिक नेचर का होता है, तो वो कैसे होता है ध्यान से सुनो। अब ये जो सॉरी, डब्ल्यूबीसी है, इस बैक्टीरिया की पहचान करेगा, और अपना जो जैसे कि मैंने बताया इसका जो शेप रेगुलर है, तो ये बैक्टीरिया को क्या करेगा? खाने का काम करेगा, मतलब उसको नष्ट करने का काम करेगा। तो ये अपना, जैसे पहले छोटा साइज था, इसका छोटा साइज था, और बैक्टीरिया आपका ये हो गया, तो ये एक्सपेंड करेगा, अपने आप को बड़ा करा, ये बैक्टीरिया के पास पहुंचा। अब कुछ समय बाद ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा, अंदर ले लेगा मतलब उसको नष्ट कर देगा, है ना? तो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी कर रहा है। कर रहा है डब्ल्यूबीसी, इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करा? एक्सपैंड होके इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया और नष्ट कर दिया। ठीक है, इसे ही कहते हैं अपन क्या? फेगोसाइटिक नेचर। याद रखना, फेगोसाइटिक नेचर किसे कहते हैं? कि बाहर से आए वाले पार्टिकल को नष्ट कर देता है। क्लियर? ये आगे बहुत काम आने वाला है आपको, कैसे काम आने वाला है देखो। अब डब्ल्यूबीसी हो गए, वो कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं आपके दो टाइप के, कौन कौन से, है ना? एक तो कड़ी कमाए हो गए, और एक हो गए आपके कौन से? अकड़ी कमाए हो गए। ठीक है, देखो अब कड़ी का मैं बात करते हैं किस टाइप के, कितने टाइप के होती हैं? होते हैं 3 टाइप के, बेसिफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, और इशियोनोफिल्स हो गया। ठीक है, और जो अकड़ी कमाए हो गए आपके, है ना, ये हो गए मोनोसाइट्स, और ये हो गए आपके लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कितने टाइप के हो गए? फ्री हो गए बी सेल्स और टी सेल्स। तो जहां से हमारा क्वेश्चन आया था, कहां से? लिम्फोसाइट्स, कौन? बी और टी सेल्स। तो इसको देखते हैं थोड़ी देर से, थोड़ी देर से दिखते हैं। ठीक है, पर याद रखना कि बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ गए? लिम्फोसाइट्स में, है ना? अब जो वनडे एग्जाम में खासकर क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी स्टेट मतलब अपने यूपीएससी में भी स्टेटमेंट दे देता है कि मिनिमम डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है, तो याद रखना बेसोफिल्स में होता है। मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है? तो न्यूट्रोफिल्स में होता है आपका। ठीक है, और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है वो मोनोसाइट्स में होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। ठीक है, बेसोफिल्स क्या काम करता है? आपका जो एलर्जी वगैरह हो गई उससे बचाने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है? बैक्टीरिया जो फेगोसाइटिक हो गया, फेगोसाइटिक बताया था ना, फेगोसाइटिक नेचर का होता है डब्ल्यूबीसी, तो इसको बचाने के लिए कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स, है ना? बहुत काम के आते हैं न्यूट्रोफिल्स, उसकी स्टोरी में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना थोड़ी देर से, है ना?
इसके बाद अपन बात करते हैं इशोनोफिल्स। ये क्या करता है, वायरसेस और प्रोटोजोआ से बचाता है। कौन, इशोनोफिल्स। इतना क्लियर हुआ। न्यूट्रोफिल्स का काम पता चला क्या हुआ, बैक्टीरिया वगैरह से बचाना। इशोनोफिल्स का काम पता चला वायरस वगैरह से। और बेसोफिल्स का काम चला आप लोगों को एलर्जी से। अब ध्यान से सुनना, एक स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद में बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि बी सेल्स और टी सेल्स कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ नहीं होते। पर एक स्टोरी ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये आपका हाथ है, इस हाथ जैसे कि मान लो कभी कभी अपना हाथ कट जाता है, है ना। तो वहां से अपने बैक्टीरिया अपने आना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी में, है ना, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में आपके देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से एकाग्र मन से। ये बैक्टीरिया आपके ब्लड वेसल्स में आ गए, आ गए ये बैक्टीरिया आपके ब्लड वेसल्स में। ये देखो, फर्दर आगे रिएक्शन करते जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ते जाएगी और ये अपना टॉक्सिन रिलीज करेंगे। टॉक्सिन टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देते हैं। कौन, टॉक्सिन्स। तो जब ये बैक्टीरिया फर्दर रिएक्शन करते जाएंगे तो टॉक्सिन ज्यादा ज्यादा रिलीज होगा। तो इसको बचाएगा कौन सबसे पहले, देखो सबसे पहले बैक्टीरिया आ गए, बैक्टीरिया आ गई अपना काम करते जा रहे हैं। तो यहाँ न्यू जो अपना न्यूट्रोफिल्स, हम लोगों ने यहाँ पढ़े ना, न्यूट्रोफिल्स जो बैक्टीरिया फेगोसाइटिस बनाएगा। तो न्यूट्रोफिल्स उपस्थित मतलब आने लगते हैं बचाने के लिए, किसको, हमारे शरीर को बचाने के लिए सबसे पहले कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स। तो देखो ये आ गए आपके न्यूट्रोफिल्स बचाने के लिए, किससे, बैक्टीरिया से। तो न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या हो गई वो आ गई, कम संख्या रहती है इनकी, तो वो आ गई बचाने किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, इनके बीच बहुत घमासान युद्ध होगा, है ना। इधर से बैक्टीरिया आएंगे बहुत सारे, इधर से न्यूट्रोफिल्स आएंगे, बहुत युद्ध होगा। तो इतने सारे डेड बॉडी मिल जाती है किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। क्यों, क्योंकि इनका इतने जल्दी रिएक्शन होता है किसका, आपके बैक्टीरिया का। इतने जल्दी बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करते जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स भी इनकी संख्या मरते जाएगी। तो आप लोगों ने कभी देखो आपके बॉडी से जब कोई पार्ट कट जाता है, या फिर जैसे कि पस पस जानते हो क्या होता है, सफेद सफेद जो निकलता है आप लोगों का, वही होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। उनकी डेड बॉडी होती है न्यूट्रोफिल्स वगैरह। ठीक है, तो अब होगा क्या, न्यूट्रोफिल्स इतने सारे हो गए, तो यहां से मान लो एक न्यूट्रोफिल्स यहां से निकल रहा है ना, कि यार ये तो मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। क्या कंट्रोल नहीं होगा, इतने सारे बैक्टीरिया को कंट्रोल करना। अब तो ये किसने जाएगा, बड़े बड़े भैया के पास। इनके बड़े भैया रहते हैं कौन, डेंड्राइटिक सेल्स। ये हो गए आपके डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, याद रखना अच्छे से, कौन होगा आपके डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल के पास जाके इन्फॉर्मेशन देगा कि सर हमें आप बचाने आओ भैया, अब हमें बचाने आओ, किससे, बैक्टीरिया से। क्यों, मेरे से संभल नहीं रहा है। अब बैक्टीरिया उस समय तक क्या करेगा, जब तक न्यूट्रोफिल्स बताने किसको जाएगा, डेंड्रिटिक सेल को। जब तक ये कहां पे चल जाएगा, आपके ह्यूमन सेल्स में। ह्यूमन सेल्स में कौन एंटर करेगा आपके, ये देखो ह्यूमन सेल्स आपके रहेंगे ना, ये तो आपके ब्लड वेसल्स हो गए। उसके बाद ये ह्यूमन सेल्स में चल जाएगा। तो ह्यूमन सेल्स में भी आपके कौन चल जाएंगे, बैक्टीरिया। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जब अपन आपका न्यूट्रोफिल्स डेंड्रेटिक सेल्स के पास जाएगा कि भैया मुझे बचाओ, तो फिर डेंड्रेटिक सेल्स किसके पास जाएगा, ये जाएगा आपके लिम्फ मोड में, जो आपके कहां पे होता है, जो लिवर वगैरह होता है ना उसके बीच में होता है। तो लिम्फ मोड के पास जाएगा। क्लियर, कौन, ये हो गया आपके डेंड्रेटिक सेल्स। यहां से डेंड्रेटिक सेल्स निकला कहां गया, आपके लिम्फ मोड में। अब यहाँ पे होते हैं आपके टी और बी सेल्स। कहाँ होते हैं आपके, लिम्फ मोड में, है ना, टी और बी सेल्स। तो डेंड्रेटिक सेल्स क्या बोलेगा, है ना, ये होगा इनके बड़े भैया, है ना, ये दो बड़े भैया हो गए कौन के, टी और बी। न्यूफोल्स को कौन बड़ा भैया था आपका, डेंड्रेटिक। और इनका डेंड्रेटिक का कौन हो गया, टी और बी, इनके बड़े भाई हो गए। तो ये बोलेंगे भैया अब आप हमें बचाने आओ, है ना, हमारी क्षमता अब कम होते जा रही है। मैंने जितना हुआ मेरे से, मैंने बचाने का काम किया, किससे, न्यूट्रोफिल्स को और पावर दिया मैंने, डेंड्रेटिक सेल्स बना, डेंड्रेटिक सेल्स से इन लोगों को बचाने का काम किया, पर मेरे से भी हैंडल नहीं हो रहा। तो अब ये किसके पास जाएगा, टी सेल्स और बी सेल्स के पास। कौन, डेंड्राइटिक सेल्स। तो टी सेल्स सबसे पहले किसके पास जाएगा, टी सेल्स के पास। सबसे पहले बी सेल्स के पास नहीं जाएगा, वो टी सेल्स के पास जाएगा। तो अब टी सेल्स कितने टाइप का होता है, ये होता है 3 टाइप का, याद रखना। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, मेमोरी टी सेल्स होता है, और एक हेल्पर टी सेल्स होता है। 3 सेल्स होगा आपके, कौन कौन से, साइटोटॉक्सिक, मेमोरी और एक हेल्पर सेल। तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, जो आपका ह्यूमन वाला था जिसमें सबसे पहले वो बोलेगा टी सेल्स, चलो ठीक है, डेंड्रेटिक पहुंचे, इसके बाद टी सेल्स। तो ये बोल रहा है चलो मैं अपना काम कर दे रहा हूँ, मैं अपना, इसका काम क्या रहता है, टी सेल्स का, ये इसका काम रहता है, इसमें जो साइटोटॉक्सिक रहता है, इसका काम रहता है ह्यूमन सेल्स में जितने भी बैक्टीरिया है इसको नाश करने का काम। ये बहुत पावरफुल होता है टी सेल्स आपका ये वाला। तो ये जितने भी ह्यूमन सेल्स में जो, अब देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, हेल्प करते हुए कहाँ जा रहा है, आपके ह्यूमन सेल्स में। ह्यूमन सेल्स में जितने बैक्टीरिया है इसको सब नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन जो ब्लड वेसल सेल्स में, ये कैसे खत्म होगा सर, ह्यूमन सेल्स तो आपने खत्म कर दिए, किससे, टी सेल से, है ना, कैसे, साइटोटॉक्सिक के मदद से। ठीक है ना। अब ये कैसे खत्म होगा, कौन, ब्लड वेसल्स वाला। तो ये क्या करेगा, टी सेल्स। टी सेल्स जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन, एक तो साइटोटॉक्सिक होगा आपके, मेमोरी होगा, और एक आपके कौन से होगा, हेल्पर। तो अभी जो हेल्पर सेल्स है, हेल्पर जो सेल्स हुआ ना किसका, टी सेल्स का, तो ये निकलेगा किसके पास, बी सेल्स के पास, बी सेल्स के पास, जो बी सेल्स पड़े हैं उसके पास।
कि भैया अब तो आप हमें बचा लो, हमने तो बचा लिए ह्यूमन सेल्स को, अब आपका काम है किसको बचाना, ब्लड वेसल्स को। तो बी सेल्स कितने टाइप का होता है, ये होता है आपके दो टाइप का, एक तो प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी सेल्स। अब जो मेमो प्लाज्मा सेल्स है ये बोलेगा अच्छा ब्लड ब्लड वेसल्स के पास पहुंच गए, इतनी हिम्मत बैक्टीरिया की, अब हम निकलते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स निकलेगा निकलेगा और किसको निपटाएगा, ये निपटाएगा आपके जो बैक्टीरिया रहेंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, इनको निपटा देगा कि मैं आ गया शक्तिमान ऐसा बोल के, है ना। और इसको किसको निपटा देगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, ये सारी चीज को निपटा देगा। तो हमने क्या देखे कि यहाँ से साइटोटॉक्सिक जा रहा है ह्यूमन को निपटाने, और यहाँ से प्लाज्मा सेल जाना है किसको, ब्लड वेसल्स वाले बैक्टीरिया को निपटाने। तो सर ये मेमोरी सेल क्या काम करता है, ये मेमोरी सेल काम करता है, अब जैसे कि मान लो अब ये जो बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया जब भी आएगा तो इस मेमोरी सेल को याद रहेगा कि अच्छा हमने तो पहले मार दिए थे आप लोगों को, है ना। तो इतनी फर्दर रिएक्शन इसकी होगी ही नहीं। ये जो टी मेमोरी सेल है, ये मेमोरी सेल है, इसको यहीं पे निपटा देगा, है ना। इसको इतना रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ना ही ह्यूमन सेल्स के पास जाएगा। इसको पहली स्टेज में न्यूट्रोफिल्स के साथ ही कौन आ जाएगा, आपका मेमोरी सेल्स जो आपके पहले बनाए। जैसे कि मान लो ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस आपके अंदर आया, पहले न्यूट्रोफिल से मारा इसने, ठीक है। अब कोरोना वायरस के हम लोगों ने वैक्सीनेशन वगैरह सब लोग ले लिए, है ना, टी सेल्स वगैरह सब ये आ गए आपके, वैक्सीनेशन वगैरह ले ली। तो आपका जो मेमोरी सेल्स बनी, उस मेमोरी सेल से फाइट कौन कर लेगा, यहीं पे फाइट कर लेगा, वो ह्यूमन सेल्स पे जाने की उसकी हिम्मत होगी ही नहीं। क्लियर हुआ। ये दोनों काम किसमें करता है मेमोरी सेल्स, ये टी सेल्स में भी होता है और बी सेल्स में भी होता है ना। तो बी और टी सेल्स का काम क्या हुआ, पैथोजन से लड़ना, जो रोग कारक हो गया उनसे लड़ने का काम कौन करता है, आपके बी और टी सेल्स। क्लियर, समझ में आया ये क्या स्टोरी चली आपकी, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो बी और टी सेल्स है वो किस टाइप से भी होते हैं। देखो जैसे कि मैंने बोला सॉरी, ये जो मोनोसाइट्स हो गए आपके और लिम्फोसाइट हो गए, ये आपके वैक्सीनेशन की तरह काम करते हैं। जैसे कि मान लो पोलियो, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी जैसे स्टोरी चली ना, अब मैंने बोला कि पोलियो वायरस हो गया, है ना। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने, मम्मी लोगों ने, फादर लोगों ने आप क्या पोलियो वायरस फैलाए, आपको बचपन में फैलाए ना, कि पोलियो वायरस आपको ना हो जाए, तो पोलियो के टीके लगाए। अब पोलियो के टीके लगाए तो अपने को मेमोरी बन गई हम लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कैसी बनती है, तो वैसी मेमोरी बन गई हम लोगों की। अब जब भी कभी पोलियो वायरस हमारे फ्यूचर में, है ना, जैसे कि मैंने पोलियो वायरस लिया, 10 दिन बाद पोलियो वायरस मेरे अंदर आ रहा है, जैसे पोलियो का मैंने टीका ले लिया पहले दिन, 10वें दिन मैंने देखा कि पोलियो वायरस मेरे अंदर आ गया, लेकिन मेरी तो यहीं पे एंटीबॉडी बन गई ना। एंटीबॉडी जब बन गई, इतनी अच्छी एंटीबॉडी बन गई, तो मैं इससे लड़ने के लिए सक्षम हूं ना, किससे, जो पोलियो वायरस आ रहा है उससे, क्यों, मेरी मेमोरी बन गई वहां से अब, है ना। तो यहीं पे मैं लड़ लूंगा उससे, तो उसको अंदर अपनी बॉडी में आने ही नहीं दूंगा, तो यहीं पे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो वैक्सीनेशन के तौर पे हम लेते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया कि कैसे हम पैथोजन से लड़ते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। अब वैक्सीनेशन के जो थ्रू हमने लड़े, ये क्या कहलाता है आपका, ये सारी चीज ये कहलाती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी आपकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। तो जो लिम्फोसाइट हो गए, मोनोसाइट हो गई, ये आपकी एक्वायर्ड हो गई। हमको बचपन से कौन कौन सी थी, एक तो स्किन के थ्रू थी यार, थी ना, स्किन के थ्रू, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, हाँ ये था, फिजिकल स्किन के थ्रू थी, है ना। फिजियोलॉजिकल हमने देखे कि ऑलरेडी एचसीएल उपस्थित होगा हमारे स्टमक में, बचपन से हम देखते हैं कि स्टमक हमारा एचसीएल रहता है, तो वहां से लड़ लिए। लेकिन हमको बाहर से कैसे एक्वायर्ड करके कैसे, ऐसे, बहुत अच्छे से समझाया। यदि नहीं समझ आया तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उपस्थित हो। जैसे टी सेल की बात करते हैं, कहाँ पर, थाइमस में, थाइमस ग्रंथि में, है ना। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है आपके, जो आपका जो लिवर होता है ना, उसके बीच पीछे साइड होती है बड़ी वाली, वो हो गई आपकी थाइमस ग्रंथि, है ना, वहां पे मैचुरेशन का होती है। और जो बी सेल्स हो गया वो कहाँ पे मैचुरेशन होती है, वो बोन मैरो में, मतलब ओरिजन भी बोन मैरो में होता है और मैचुरेशन भी वहीं पे होता है। और टी सेल्स कहाँ ओरिजन होता है, बोन मैरो में, लेकिन जिसको मैचुरेशन है, मैच्योर होती कब, है ना, वो होती है आपके थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, ये सेल्यूलर इम्यूनिटी है, देख लिया हम लोगों ने, और ये हार्मोनल इम्यूनिटी है, ये भी देख लिए, ठीक है। ये इन्फेक्टेड एरिया संक्रमण स्थल पर जाती है बट एंटीबॉडी नहीं बनाती, कौन, टी सेल्स। लेकिन बी सेल्स क्या बनाती है, संक्रमण स्थल पर नहीं जाती लेकिन अपनी एंटीबॉडी बनाती है, हमने देखे ना। यहाँ तो जा नहीं रही है, कहाँ नहीं जा रही, यहाँ पे, यहीं पे बनाना चालू कर दी, फिर यहाँ से ले गई प्लाज्मा सेल के थ्रू, प्लाज्मा सेल के बाद ब्लड वेसल्स में आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन है। वे शरीर जो पर्यावरण प्रत्युजर को, मतलब एलर्जियों से संरक्षित करते हैं, नहीं हमने तो पढ़े ही नहीं, एनवायरमेंटल एलर्जी से कहाँ पढ़े हम लोग, एलर्जेनिस से, ठीक है। वे शरीर के दर्द और सूजन को अपमान करती है, नहीं ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़े। वे शरीर के प्रतिरक्षा निरोधक की तरह काम करती है, बिल्कुल नहीं। वे शरीरों को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, देखो इधर, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉज बाय द पैथोजेंस। यस, क्लियर।
ये तो पढ़े ही नहीं है, यही पढ़े हम लोगों ने ना। पैथोजन से बचाने का कौन काम करता है? बी और टी सेल्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया अच्छे से आप लोगों को ना? है ना, समझ तो आ रहा है ना? कमेंट करके जरूर बताना समझ आया है कि नहीं आपको। ये दो टॉपिक खासकर है ना, बहुत मेहनत लगी इसको, है ना, बनाने में और समझाने में आप लोगों को। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एक्ट के बारे में, 1919 और 1935 के बारे में। तो उसको पहले बता देता हूँ डिटेल से, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर वैसे ही थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको समझ भी आएगा अच्छे से। ठीक है, देखते हैं 1919 का एक्ट। 1919 को एक्ट को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू आपके कौन थे? सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे? आपके वाइसराय। ये भी याद रखना। ठीक है, 1919 में तो अधिनियम आया, लेकिन ये पारित कब हुआ, लागू कब हुआ आपका? ये हुआ 1921 में लागू किया गया। ठीक है, उस समय 1919 की बात करते हैं तो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जॉर्ज थे, है ना। कभी कभी फैक्चुअल भी याद रख लो, ये स्टेट पीसीएस में खासकर पूछता है। और यूपीएससी में क्या पता स्टेटमेंट बना के दे दे कि कुछ और था, वेलिंगटन का ही दे दे बोल के, जैसे कि 1935 में था वो। इसलिए याद रखना कि ब्रिटेन का पीएम कौन था? जॉर्ज था। 1919 उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है ना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। और द्वैत शासन का प्रारंभ होता है, मतलब किसका? डायरकी का। डायरकी का प्रारंभ होता है कहाँ पे? प्रांतीय स्तर में। मैंने क्या बोला? डायरकी का, द्वैत शासन का प्रारंभ डायरकी का कहाँ हो रहा है? प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, सॉरी, प्रांतीय स्तर पर। तो देखो, और एक क्वेश्चन आ जाए कभी कभी कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है? लियोनस कॉर्टियस को। ठीक है, अब देखते हैं जो डायरकी थी बनी थी जो प्रांतीय स्तर में, वो कितने विषय थे उसमें? वो उसमें थे आरक्षित और एक थे हस्तांतरित। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020, 21, 22 में, तीनों साल में आरक्षित और हस्तांतरित विषय के बारे में याद रखना क्वेश्चन, है ना। 1935 बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं, ये देखो, ये बताने वाला था आप लोगों को कि आरक्षित और अनारक्षित से क्वेश्चन, रिजर्व और अंतरित क्वेश्चन, मतलब ट्रांसफर से क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। तो अब देखते हैं कि आरक्षित विषय में कौन कौन से थे। वित्त था, भूमि कर था, न्याय था, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, खान, कारखान, बिजली, गैस वगैरह सब इसमें थे। ठीक है, हस्तांतरित में जो ट्रांसफर वाले में कौन कौन थे? शिक्षा, संग्रहालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा सहायता, आबकारी विभाग, तोल माप वगैरह, ये सारी चीज किसमें थी? ट्रांसफर्ड वाले में। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी क्या चीज जी? आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? तो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। किसका? आरक्षित रिजर्व विषय, मतलब जो वित्त वगैरह हो गया, है ना, वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस वगैरह, इसका शासन कौन करता था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। और हस्तांतरित विषय का प्रशासन कौन करता था? गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। आरक्षित में कौन करता था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। लेकिन हस्तांतरित, हस्तांतरित की जो बात करते हैं, शिक्षा वगैरह, संग्रहालय, तो इसमें कौन करता था? गवर्नर की विधान परिषद। इसमें विधान परिषद करती थी और इसमें कार्यकारी परिषद करती थी। क्लियर? किसमें? हस्तांतरित में आपका विधान परिषद और इसमें कार्यकारी परिषद। किसकी मदद से? गवर्नर की मदद से। क्लियर? और इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 में समाप्त कर दिया गया। किसे? प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर कब कर दिया गया था? 1935 में। और केंद्रीय स्तर पर ला दिया गया था डायरकी को, कब? 1935 पे। हाँ, जो कि आगे देखते हैं। इसके पर बात करते हैं केंद्र, इसी समय केंद्रीय स्तर पर, किसमें? 1919 के अधिनियम की बात कर रहा हूं। तो उस समय केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के इसमें, है ना। जिसमें अपन बात करते हैं कि राज्य परिषद में उस समय सदस्य की संख्या कितनी थी? 60। जिसमें निर्वाचित थे और एक मनोनीत। निर्वाचित में 34 थे और मनोनीत 26 थे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष को होता था? 5 वर्षों का। केंद्रीय विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 144, जिसमें से निर्वाचित 104 थे और मनोनीत 40 थे। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? 3 वर्षों का। इसलिए मैंने कार्यकाल लिखा क्योंकि यूपीएससी इसको घुमा ना दे। कैसे? कि वो बोल दे कि राज्य परिषद 3 वर्षों का होता था। नहीं जी, सर ने बताया कि 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा कितने वर्षों से होता था? 3 वर्षों का। तो याद रखना, राज्य परिषद 5 वर्षों का और केंद्रीय विधानसभा आपके 3 वर्षों की होती थी। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया था। क्या अधिकार दिया था? कि महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता था, क्या की। ठीक है, फिर भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की। कभी कभी क्वेश्चन है कि ली आयोग कब आया था आपका? 1926 में आया था। ठीक है, इसने सिफारिश किया तो क्या बना आपका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया था। किसके लिए? सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919 के एक्ट में महिलाओं को, लेकिन सीमित मताधिकार था।
सीमित। क्यों? क्योंकि इसमें जब उस समय सरोजिनी नायडू भी गई थी तो उस समय उन्हें वोट देने का मना कर दिया गया था ना, इसलिए यहाँ पे सीमित, सभी महिलाओं को नहीं था, केवल सीमित महिलाओं को था और सीमित मताधिकार था ये। क्लियर? और इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है। फिर 1919 एक्ट में क्या हुआ कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय का होना आवश्यक था, है ना। तो इसको किसने, अगस्त घोषणा और साइमन कमीशन की रिपोर्ट की घोषणा के तहत इसे लिया गया था 1919 को, और 10 साल बाद इसे क्या होना था, सॉरी, लागू करना था। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस समय वायसराय कौन था आपका, विलिंगटन, है ना, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, जॉर्ज, याद रखना 1919 में। ठीक है, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। मैंने क्या बोला, घोषणा पर आधारित कौन था 1919, और रिपोर्ट पर आधारित कौन था 1935। तो साइमन कमीशन कब आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे। ठीक है, इनकी विशेषता की थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था इसमें। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया था प्रांतों को लिए, मतलब प्रांतों को तो कंपलसरी था भैया कि आप संघ में शामिल होंगे, लेकिन देशी रियासत को ऑप्शन दे दिया गया था कि आप, आपको इच्छिक है, आपका ऑप्शनल है कि आप या तो आ सकते हो या तो खुद का अलग से बना सकते हैं, है ना। तो अनिवार्य किसके लिए था, प्रांतों के लिए। प्रांतीय स्वायत्ता की बात करते हैं अपन, जिसमें प्रांत स्वायत्ता द्वैत शासन समाप्त, हमने देख लिया डायरा की, इसमें समाप्त कर दिए थे किसमें, प्रांतीय में, और केंद्रीय स्तर पर चालू कर दिए थे। ठीक है, जैसे कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में विभाजन निर्माण कर दिया गया था, किसका, द्वैत शासन का, है ना। जिसमें से हम देखते हैं परिसंघ सूची में कौन था, विधानमंडल को शक्ति दे दी गई थी और नियम बनाने का भी था। इसमें विषय कौन थे, विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, वायुसेना और जनगणना वगैरह। ठीक है जी। फिर प्रांतीय सूची के विषय में कौन थे, प्रांतीय विधानमंडल की शक्ति, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा वगैरह दी। और संवर्ती सूची में क्या रखा गया, प्रांतीय मतलब परिसंघ और प्रांतीय दोनों के अधिकारों को, इन दोनों के अधिकारों को किस में रखा गया, संवर्ती सूची में। तो अब मुझे बताना संवर्ती सूची कौन से देश से हम लोगों ने लिए हैं, है ना, बाई की, ठीक है, बोरो की है। ठीक है। तो अवशिष्ट शक्ति, विधायी शक्ति किसके भाई समय, किसके पास में थी, आपके वायसराय के पास में थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं संघीय न्यायालय की व्यवस्था। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसके पास थी, प्रिवी काउंसिल के पास होती थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं भारतीय परिषद का इसमें अंत कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद की इसमें सर्वोच्चता थी। ठीक है, एक्ट में परिवर्तन का अधिकार किसको था, ब्रिटिश संसद को था। फिर देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, इसमें दलित जातियों लगाई, फिर महिलाओं को लाया गया, है ना, कि रिजर्वेशन वगैरह, मतलब आरक्षित स्थानों में प्रावधान किया गया, मजदूर वर्ग को तक लाया गया, है ना। हमने देखे थे कि यार 1919 में सीमित मताधिकार था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कर दिया गया। ठीक है, आरक्षित प्रावधानों को प्रावधान किया गया, आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया महिलाओं के। ठीक है, इस एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था ना, किस एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, 1935 के एक्ट में। ठीक है, और बरार प्रांत को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था, ये भी याद रखना। और 1935 एक्ट में ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, और मत अधिकार का विस्तार किया गया था, पता है हम लोगों को 10% वगैरह सब ये देख लिए थे। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्या बोला, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्प्स सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, नहीं जी 1919 में तो सीमित मताधिकार था, है ना, मैंने बताया भी था कि सरोजिनी नायडू को वहां पे मना कर दिए थे वोट डालने। तो मताधिकार किसने दी? नहीं, ये तो गलत है, तो हमको हमारा ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा, जब ये गलत हो गया आपका और ये गलत हो गया। फिर बचा 1935 के गवर्नमेंट अधिनियम एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। जी, आरक्षित स्थानों का महिलाओं के लिए प्रावधान किया था, ये मैंने आप लोगों को बताया है। किधर गया ये, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इतने बार बता दिए आप लोगों को, तो पता ही चलेगा। देखो ये डे 3 में बताया, मैंने बताया भी है यहाँ पे, है ना। क्या पूछा है 2021 में पीवाईक्यू, ये देखो 2014 का पीवाईक्यू था और 2021 में पूछा हुआ है। मतलब देखो डायटा में यहाँ पूछा हुआ है, तो देखो डायटा में ऑप्शन में दिया था। ठीक है, इसलिए हमको पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करना है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। इनमें से कौन महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये कौन है ना। चलो देखते हैं, वैसे रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। देख तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओशियन फूड के बारे में, है ना, कैसे स्टार्ट होता है। सनलाइट मिलती है, सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर बनते हैं कौन, आपके फाइटोप्लैंक्टन, जिसे हम क्या कहते हैं, डायटम्स वगैरह, है ना। डायटम्स वगैरह कितने बार बताया मैंने आप लोगों को, तब याद भी हो गया होगा। फिर उसके बाद बनते हैं जू प्लैंक्टन, जो होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद बनते हैं कौन, हैरिंग्स, क्रस्टेशियंस वगैरह, सब यहाँ पे बनते हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह हो गए। ठीक है, एल्गीज वगैरह। एल्गी कहाँ पे आएगा आपका, एल्गी कौन सी, ग्रीन ब्रू एल्गी, ये आपके आ जाएगी कहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। देखो डायटम्स मैंने आप लोगों को बताया फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जैसे कि एल्गी वगैरह होगा, ब्रूगर एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आपके क्या हो गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स।
ठीक है। क्रस्टेशियंस ये होगा आपके जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन कौन है आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, ये जू प्लैंक्टन, ठीक है, ये आपके क्रस्टेशियंस हो गए, ठीक है। अब इनके ग्रुप ऑफ को क्या कहते हैं अपन, इसके जो ग्रुप हो गए, किसके ग्रुप ऑफ, क्रस्टेशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, कॉपीपोड्स, है ना। तो ये कॉपीपोड्स क्या होगा आपके प्राइमरी कंज्यूमर। अब हमारे ऑप्शन में क्या था, कॉपीपोड, कॉपीपोड के बारे में था, और यहाँ पे बोला प्राथमिक उत्पादक, जबकि हमने तो ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो कॉपीपोड आपका क्या हो जाएगा, जैसे कॉपीपोड आपका यहीं पे क्लॉज हट जाएगा, तो बचते आपके पास क्या, बी और सी ऑप्शन। डाइटम क्या होते हैं आपके, हम लोगों ने देख लिए, है ना, तो डाइटम तो ऑलरेडी आपका सही है, तो तीसरा तो आपका सही है। फिर दो और चार बातें, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को क्या देखे हम लोगों ने, ब्री, ब्लू, ग्रीन, एल्गी, एल्गी, एल्गी क्या देखे हम लोगों ने अभी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो और तीन। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है जी, ब्लू कार्बन क्या है। महासागरों में तटीय परिस्थिति तंतुओं का करना, हाँ जी, यही आंसर मिल गया आप लोगों को। बट मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपको ब्राउन कार्बन के बारे में पता चल जाए, ठीक है, और ब्लैक कार्बन होता है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन डाला। आंसर तो सब लोगों ने बता दी होंगे कि यार ये तो बहुत ईजी दे दी सर ने, बट डिटेल में देख लो। ब्लैक कार्बन, है ना, कि इसमें क्या उपस्थित होता है, सॉलिड पार्टिकल, एरोसॉल्स, एरोसॉल्स मतलब जो आप लोग डीओ वगैरह लगाते हो ना, डीओ वगैरह, डिओड्रेंट वगैरह, वहां से जो निकलते हैं ना गैसेस वगैरह, वो होते हैं एरोसॉल्स फॉर्म में, तो वो होता है, ठीक है। अब इसका सोर्सेस क्या है, ब्लैक कार्बन कहाँ से निकलता है, बायोमास बर्निंग से, कोकिंग विद सॉलिड फ्यूल से, डीजल एग्जॉस्ट हो गया कार वगैरह से, वहां से निकलता है। जो कार आपकी जलती है और जो पीछे वो लगा होता है ना एग्जॉस्ट, जहां से निकलता है, वहां से ब्लैक कार्बन निकलता है आपका, है ना। अब ये इफेक्ट क्या करता है एटमॉस्फेयर में, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट, है ना, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब क्या करता है सनलाइट, और रेड्यूस क्या करता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, कमेंट में जरूर बताना मेरे को, कमेंट करके एल्बिडो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका लाइफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते हैं, है ना, तो बताना कौन कौन से एसएलसीपी होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ब्राउन कार्बन, तो ये लाइट एब्जॉर्बिंग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमास, इसका सोर्सेस क्या है, ऑर्गेनिक बायोमास वगैरह से निकलते हैं, है ना, ऑर्गेनिक बायोमास से। एग्रीफायर जो अपन अग्नि वगैरह जल जाती है उससे जो निकलते हैं ना, वो हो जाते हैं। एटमोसफियर में क्या इम्पैक्ट करता है, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है ये। ब्लू कार्बन देखिए कहाँ होता है, कोस्टल में, ऑर्गेनिक में, मरीन वगैरह, कार्बन सिक्स वगैरह, ये सारे में होता है। तो याद रखना ब्लैक कार्बन के लिए गवर्नमेंट ने योजना लाई है, कौन सा प्रोजेक्ट लाई है, प्रोजेक्ट सौर्या। प्रोजेक्ट सौर्य क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से देख लेना, ही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। मेरे साइड से डन इतना, ठीक है। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। आई, मेरे को पता है कि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों को सच में बहुत कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। बी सेल क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो ना। ओके बाय।